लेफर कर्व का भी एक कॉन्सेप्ट है बिल्कुल कि एक पॉइंट के ऊपर जाके आप टैक्स रेट जब बढ़ाना शुरू करते हैं तो उसका नेगेटिव इंपैक्ट आना शुरू हो जाता है। टैक्स रेट्स रिड्यूस करें, जोवरिंग ऑफ टैक्स रेट्स। सैलरीड क्लास के लिए तो बिल्कुल सिंपल सा एक फॉर्म, कुछ भी नहीं है। इतना लंबा अगर फॉर्म उसको पकड़ा देंगे तो वो पहले ही देखते डर जाएगा कि पता नहीं मेरे साथ अब क्या होने लगा। 14 पॉइंट्स जो हैं बेसिकली 3 जो बेसिक हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं ना उसके गिर्द घूमता है। जब तक आपका टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट नहीं होगा तब तक आप सारे गवर्नमेंट जो है वो अपने एक्सपेंडिचर नहीं कर सकते। प्राइम पॉडकास्ट के साथ मैं हूँ डॉक्टर खलील। आज हम बात करेंगे टीपैप पर, टैक्स पेयर्स अलायंस ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान में एक मौजूद है इस तरह का अलायंस, जिसका जो शॉर्ट बनता है वो टीपैप है, टैक्स पेयर्स अलायंस ऑफ पाकिस्तान। और हमारे साथ मौजूद हैं टैक्स पेयर्स अलायंस पाकिस्तान के जो कन्वीनर हैं अनिस फरहान। आज हम उनसे पूछेंगे कि ये टैक्स पेयर्स अलायंस क्या है, क्या करता है, इसके क्या अचीवमेंट्स हैं और ये क्या करना चाहता है। अगर फरहान साहब, बहुत शुक्रिया और वेलकम कि आप हमारे प्राइम पॉडकास्ट में तशरीफ़ लाए हैं। आज हम इसी पे बात करेंगे, तो क्या आप हमें थोड़ा सा बताएंगे शुरू में कि ये टीपैप टैक्स पेयर्स अलायंस पाकिस्तान ये क्या चीज़ है और क्या करता है, टैक्स पेयर्स से इसका क्या ताल्लुक़ है? डॉक्टर खलील, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया इस पॉडकास्ट के ऊपर। और एक बहुत इम्पोर्टेंट ज़ाहिर है ये टॉपिक भी है। टैक्सेस तो आजकल वैसे ही अभी हम बजट मेकिंग की तरफ जिस तरह जा रहे हैं, फेडरल गवर्नमेंट हमारी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, तो टैक्सेशन इस वक्त बहुत हॉट टॉपिक बना हुआ है जी। तो हमने ज़ाहिर है पॉलिसी मेकिंग करनी होती है। तो स्टार्ट में करूँगा, देखिए इसकी जो फाउंडेशन हुई, ये बना किस मकसद के तहत बनाया गया, किसने बनाया और अब तक हम क्या कर चुके हैं, फर्दर हमारे प्लान्स क्या हैं। तो देखिए, नेपोलियन का आपको एक बड़ी फेमस सेइंग याद होगी कि द वर्ल्ड सफर्स अ लॉट नॉट बिकॉज ऑफ वायलेंस ऑफ बैड पीपल बट बिकॉज ऑफ साइलेंस ऑफ गुड पीपल। तो होता क्या है कि हमारे माशरे में जब हम लोग खुद बोलेंगे नहीं, जब हम आवाज़ नहीं उठाएंगे, जब अपने कंसर्न्स नहीं रेज करेंगे, तो डेफिनेटली उसका हमें ही नुकसान होगा। फिर हमारे ऊपर जो अशराफियाँ हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, वो अपनी मनमानी कर सकते हैं, वो आपको पूछेंगे भी नहीं और जो उनका दिल करेगा वो करेंगे। सही। ठीक है। और वो कतील शिफाई साहब का एक शेर भी मुझे याद आ रहा है कि दुनिया में कतील उससा मुनाफिक नहीं कोई, जो जुल्म तो सहता है बगावत नहीं करता। तो इसी मकसद को, इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैं बात काट रहा हूँ आपकी, लेकिन टीपैप का मकसद कहीं टैक्सों के हवाले से बगावत तो नहीं है? मैं अभी उसी तरफ ही आ रहा था। अगर हम लोग बगावत करना नहीं चाह रहे, हम लोग किसी किसी पर्सन के, किसी शख्सियत के, किसी कोई हमारी पर्सनल किसी से कोई ग्रिजेस नहीं है। जी, सही। लेकिन जहाँ पे सिस्टम में प्रॉब्लम्स हैं वो हम ज़रूर हाईलाइट करेंगे। जहाँ निज़ाम ख़राबी की तरफ जा रहा है उसे हम चाहते हैं कि इम्प्रूवमेंट की तरफ जाए, बेहतरी की तरफ जाए। और जिसका ओवरऑल जो है पूरी नेशन को, पूरी इकोनॉमी को फ़ायदा हो, वो हम चाहेंगे कि ज़रूर होना चाहिए। ठीक। ठीक है। टैक्स पेयर्स अलायंस पाकिस्तान बेसिकली एक टैक्स होता क्या है कि एक देखिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट है ना जी। बिटवीन सिटीज़न एंड स्टेट। जी, बिल्कुल। ठीक है। तो सिटीज़न्स में ज़ाहिर है और वो कॉन्ट्रैक्ट है, असल में एक आइन है। आइन है, जी। एग्ज़ैक्टली। और उसमें होता ये है कि टैक्स पेयर्स ने अपना ड्यू शेयर जो है वो पे करना है टैक्सेस का। और हुकूमत ने जो है, स्टेट ने जो है उसको फैसिलिटीज़ देनी है, उसको पब्लिक सेफ्टी देनी है, उसको पब्लिक गुड्स देनी है, उसको यूटिलिटीज़ देनी है, उसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो टैक्सेस के गिर्द ही घूमता है। और हमारा तो देखिए ना, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट ग्लोबली भी यही है कि वो इट रिवॉल्व्स अराउंड टैक्सेशन। जब तक आपका टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट नहीं होगा तब तक आप सारे गवर्नमेंट जो है वो अपने एक्सपेंडिचर नहीं कर सकते। तो ये जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, ये बेसिकली अब कहीं पे हमारा जो है वो उसकी वैलिडिटी मैं समझता हूँ कि कुछ थ्रेटन हो चुकी है। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि इस कॉन्ट्रैक्ट को रिज़रेक्ट होना चाहिए, रिवाइव होना चाहिए, इसकी रीवैलिडेशन होनी चाहिए, टैक्स पेयर्स अलायंस पाकिस्तान जो है, ये वजूद में आया। और ये इकोनॉमिक थिंक टैंक जो है, प्राइम पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ मार्केट इकोनॉमी, ये बेसिकली उनका ब्रेन चाइल्ड है, ये उसी के अंडर उन्हीं का इनिशिएटिव है जी, जी। कि इस चीज़ में मतलब टैक्स पेयर्स को एक प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर यूनाइट किया जाए और जहाँ वो अपने राइट्स के लिए बात कर सकें। ठीक। अब हमारा देखें विज़न तो था कि जी हमने रिज़रेक्ट करना है इस कॉन्ट्रैक्ट को, लेकिन वो कैसे हो सकता है जब तक टैक्स पेयर्स एज़ अ प्रेशर ग्रुप जो है, जब तक एक प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर यूनाइट नहीं होंगे। जितने सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी हैं, जितने सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी हैं, वो सैलरीड क्लास है, वो बिज़नेस कम्युनिटी है, वो इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं, वो किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन अगर वो टैक्स पेयर है तो उसको इस प्लेटफ़ॉर्म का पार्ट होना चाहिए। तो उसके बाद हम एक एज़ अ यूनाइटेड जो है कंपोनेंट हम आगे अपनी बात गवर्नमेंट तक पॉलिसी नहीं कर सकते। इत्तेहाद के साथ। अच्छा, एक इत्तेहाद। चीज़, हाँ जी, एक चीज़ पे थोड़ा-सा रुकते हैं कि आपने कहा कि एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक मुआहदा है शहरियों का रियासत के साथ, एग्ज़ैक्टली। और उसमें पहली बात तो मेरे ख़्याल ये आएगी कि पहले ये बात नहीं आएगी कि शहरी टैक्स दें।
पहली बात तो ये आएगी कि शहरी किस बात के लिए रियासत को टैक्स देंगे। एग्ज़ैक्टली। जो बातें आपने कुछ कही कि पब्लिक सेफ्टी वगैरह-वगैरह, तो सबसे जो बुनियादी बड़ा और समझे अहम तरीन फ़रीज़ा होता है किसी भी रियासत का, वो है कि वो टैक्स लेती है लोगों से, और उसके बदले में यकीनन वो टैक्स इसीलिए दिए जा रहे हैं कि उनके बदले में वो कुछ सर्विसेज़ मुहैया करेगी। और उन सर्विसेज़ में सबसे अहम, या जो मैं कह रहा हूँ बुनियादी फ़रीज़ा जो है, वो है तहफ़्फ़ुज़ाती फ़रीज़ा। बिल्कुल सही। प्रोटेक्टिव फ़ंक्शन, यानी लोगों की जान-ओ माल की हिफ़ाज़त। हिफ़ाज़त कर रहा है, एग्ज़ैक्टली। लोगों की जान-ओ-माल की हिफ़ाज़त, और फिर उसके बाद जो आइन में पहला जो चैप्टर है, जो बुनियादी हकूक़ का चैप्टर है ना, उसमें जो हकूक़ दिए गए हैं, मेरे ख़्याल 28 या 29 वो बुनियादी हकूक़ वहाँ पे लिखे गए हैं, और ये भी एक एंश्योर करना है रियासत ने उनको, तो वो जान-ओ-माल का तहफ़्फ़ुज़ और बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़, ये इसलिए लोग टैक्स दे रहे हैं रियासत को, बाकी चीज़ों के लिए नहीं दे रहे। नहीं दे। ये एक बड़ी साफ़ वाज़ेह बात है, और मेरा ख़्याल है टी-पैप का भी फ़ोकस इसी चीज़ पर है। जी। बिल्कुल ऐसे ही हमारे बेसिकली ना, वैसे तो हमारा एक चार्टर ऑफ डिमांड्स है 14 पॉइंट्स का, उसमें काफ़ी हमने 14 पॉइंट्स को इलैबोरेट किया हुआ है हर चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए। लेकिन वो 14 पॉइंट्स जो हैं बेसिकली 3 जो बेसिक हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं ना उसके गिर्द घूमता है। ठीक। कि एक तो ये कि आप टैक्स रेट्स रिड्यूस करें, ज़ोवरिंग ऑफ टैक्स रेट्स। आप टैक्स रेट्स बढ़ाते जाएँगे तो वो आप अपना जो रेवेन्यू टारगेट है वो एक हद तक तो चलें अचीव कर लेंगे, उसके बाद एक आपको भी मतलब पता है कि लेफर कर्व का भी एक कॉन्सेप्ट है बिल्कुल कि ठीक। एक पॉइंट के ऊपर जाके आप टैक्स रेट जब बढ़ाना शुरू करते हैं तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आना शुरू हो जाता है। ठीक है? तो आप देखें ना, एक बंदा जो है, एक टैक्स पेयर जो है, उसकी कितनी कैपेसिटी है? अगर वो ₹20 टैक्स दे सकता है तो आप उससे ₹25-30 तो नहीं ले सकते। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखना चाहिए। और लोअरिंग ऑफ टैक्स रेट्स के ऊपर तो ये देखें ना, जब आपको याद होगा जॉन एफ कैनेडी की जब प्रेसिडेंशियल कैंपेन चल रही थी अमेरिका में, तो उनका मैनिफेस्टो का बेसिक पॉइंट ये था कि हमने टैक्स रेट्स कम करने हैं। उनसे सवाल किया गया कि आप टैक्स रेट्स जब कम करेंगे और अगर आप अपने रेवेन्यू टारगेट्स अचीव ना कर सके, तो देन व्हाट विल यू डू? तो उन्होंने कहा जी हम अपने टैक्स रेट्स मज़ीद कम कर देंगे। तो देखिए ठीक। ना, टैक्स रेट जब आप कम करते जाएँगे तो लोग खुशी से टैक्स देंगे कि उनके ऊपर आप बर्डनाइज़ उनको ना करें सही। ना। बिल्कुल सही। पहला हमारा इसलिए ये पॉइंट, और जहाँ जितना मैक्सिमम हो सकता है उसको आप प्रेडिक्टेबल रखें, उसको आप फ्लैट टैक्सेशन की तरफ लेके जाएँ। सही। तो उसके बाद दूसरा हमारा ये कि सिम्प्लिफिकेशन लेके आएँ। वो लेजिस्लेटिव सिम्प्लिफिकेशन हो या प्रोसीजरल सिम्प्लिफिकेशन। ठीक। देखिए ना, कानून बनता है टैक्स पेयर के लिए, रूल्स रेगुलेशंस बनते हैं टैक्स पेयर के लिए, उसको पता ही नहीं होता कि इस कानून में लिखा क्या हुआ है। सही। इतनी उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज़, उसकी वर्डिंग ऐसी लिखी जाती है कि इवन मतलब लॉ, जब आप कोर्ट ऑफ लॉ में जाते हैं हुँ। तो वहाँ भी वो चैलेंज हो रहा होता है। मतलब ये एक जज कह रहा होता है कि नहीं इसका मतलब ये, मतलब इंटरप्रिटेशंस पे फिर आप आ जाते हो ना, तो आप ऐसी इब्हाम उसके अंदर रखें ना कि आपको इंटरप्रिटेशंस पे जाना पड़े। लॉ बड़ा सिंपल होना चाहिए, फिर प्रोसीजर्स आपके बड़े हुँ। सिंपल होने चाहिए कि सही। आप बजाय इसके कि वो आप जिस तरह रिटर्न आप फाइल करने जाते हैं, हुँ। अब होना तो ये चाहिए ख़ास तौर पे सैलरीड क्लास के लिए तो बिल्कुल सिंपल सा एक फॉर्म आप कुछ भी नहीं है उसके लिए, उनसे तो आप टैक्स पहले ही ले लेते टैक्स हैं। पहले ही ले लेते हैं। और अगर सिर्फ़ उसे, और उसकी भी आप इतना लंबा अगर फॉर्म उसको पकड़ा देंगे तो वो पहले ही देखते डर जाएगा कि पता नहीं मेरे साथ अब क्या होने लगा है। सही। ठीक है, तो आप दोनों चीज़ों को बिल्कुल सिम्प्लीफ़ाई करें। उसके अलावा विथहोल्डिंग टैक्स रेजिम है, उसको आपने इतना कॉम्प्लेक्स किया हुआ है, वो एक अलग दुनिया ही आपने बना ली है कि विथहोल्डिंग। एक तो ये कि आपकी जो टैक्स, जो मेजर पोर्शन है इनकम टैक्स की, जो मतलब डायरेक्ट टैक्सेस के अंदर, जी। वो भी आप विथहोल्डिंग से यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स से कलेक्ट कर रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल। तो वो जब तक आप उसको सिम्प्लीफाई नहीं करेंगे तो तब तक भी ज़ाहिर है मामलात हल नहीं होंगे। और तीसरी वही बात जो आपने कहा कि गवर्नमेंट जो है उसको एक्सपेंडिचर उसके किस लिए हम देते हैं टैक्स, और वो एक्सपेंडिचर उसका कहाँ पे जा रहा जी, होगा। सही है, बिल्कुल सही। तो हम गवर्नमेंट को अर्ज़ करना चाहते हैं कि जनाब अपनी आपकी जो अननेसेसरी एक्सपेंडिचर है, अनड्यू एक्सपेंडिचर है, उसको आप एलिमिनेट करें। ठीक। और आप जिस मकसद के लिए आपको टैक्स दिया जा रहा है, आप उसी मकसद के लिए उसे जो है वो इस्तेमाल में लाएँ। बिल्कुल सही है। अच्छा, ये जो आपने बात की थी ना अभी विथहोल्डिंग टैक्सों की, तो मुझे याद आ रहा है, मैंने पाइड जो है पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इनकी एक स्टडी है, और उसमें उन्होंने पूरा मतलब एक जो भी रिसर्च की, रिसर्च के बाद उन्होंने बताया टोटल नंबर ऑफ विथहोल्डिंग टैक्सेस आपको मालूम है कितना है, या हमारे जो सुनने वाले हैं, हमारे जो ऑडियंस है उनको पता है? 85। सही। 85 विथहोल्डिंग टैक्सेस हैं जो हम लोग पे कर रहे हैं पाकिस्तान के शहरी। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, बहरहाल मैं वापस आऊँगा उसकी तरफ, जो बात आपने की थी कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है रियासत के साथ, जो शहरियों का मुआहदा है, अच्छा उसमें कितनी चीज़ें रियासत ने अपनी तरफ से दाखिल कर दी हैं, आइन में भी नहीं लिखी हुई हैं, आइन में भी नहीं। ना ही कहीं और लिखा, ना शहरी चाहते हैं, ना उनका तकाज़ा आता उन चीज़ों का, लेकिन रियासत ने अपनी तरफ से बढ़ा ली, और फिर उसके मुताबिक समझे रियासत का जो एक हजम है, साइज़ है, वो भी बढ़ता जाता है, और वो चाहते हैं कि इसी तरह फिर टैक्स भी बढ़ते जाए। टैक्स भी बढ़। सीधी-सी बात है, जितना ज़्यादा पेट बढ़ता जाएगा, बिल्कुल। तो वो उतनी ज़्यादा भूख बढ़ती जाएगी टैक्सों की रियासत से। तो बिल्कुल। रियासत के भी जो एक पेट है ना, जो शिकम है, उसका ऑपरेशन होना चाहिए,
मैदा छोटा हो जाएगा रियासत का तो सीधी-सी बात है भूख कम होगी टैक्सों की। बिल्कुल है। पर मैं वापस मुआहदे की तरफ आता हूँ कि ये जो है इसमें आपका जो टीपैप है टैक्स पेयर्स अलायंस पाकिस्तान इसमें जो विज़न लिखा है, अच्छा मैं इसकी थोड़ी-सी वर्डिंग आपके सामने रखना चाहता हूँ कि बहुत ज़रूरी। resurrecting the contract between state and citizens through reforming taxes and government spending। अच्छा, रिजरेक्टिंग का एक तो सीधा सा मतलब ये होता है कि कोई चीज़ है जो मुर्दा हो चुकी है, बिल्कुल ठीक है ना, और उसे दोबारा जिंदा करने है, उसे रिवाइज करना है, उसका एहया करना है फिर से ना। इसका मतलब है कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो था, और ये बिल्कुल सही बात है, मतलब अगरचे जो 73 का कॉन्स्टिट्यूशन है वो अभी भी एनफोर्स है, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन मुर्दा हो चुका, मुर्दा डेड हो चुका है। उसमें जो इन रियल टर्म्स जो है वो उस तरह इसकी इम्प्लीमेंटेशन या उसकी इम्प्लीकेशंस उस तरह की नहीं है जिस तरह होनी चाहिए थी ना। मतलब देखिए कानून का मतलब तो ये होता है ये चीज़ कानूनी है ना, अब आपने इसके इधर या इधर नहीं जाना, लेफ्ट राइट नहीं, आपने इसी को फ़ॉलो कर सही। लेकिन यहाँ पे मसला वही है कि हमारे यहाँ कानून किसी और तरह बना दिया जाता है, उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन में भी ये होता है कि वो आम बंदे के लिए कानून डिफरेंट होता है और जो अशराफिया सो कॉल्ड है ये डिफरेंट हो जाता है। जी। अच्छा, तो ये एक तरह से ये कॉन्ट्रैक्ट जो है, मुआहदा जो है रियासत और शहरियों के दरमियान मुर्दा हो चुका है, और टीपैप चाहता है कि टैक्सों के हवाले से, एक तो इसमें टैक्सों की बात हुई कि उनको रिफॉर्म किया जाए, और दूसरा गवर्नमेंट स्पेंडिंग की बात भी है, और ये चीज़ें दोनों जुड़ी हुई हैं। दोनों जुड़ी। गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम होगी तो टैक्स कम होंगे, अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ेगी तो टैक्स बढ़ेगा। ज़ाहिर-सी बात है, बिल्कुल जी, ऐसे ही है। जी। देखिए ना आपने टारगेट्स अभी वो हम बात करें, तो पिछले साल जो आपका मतलब 9 पॉइंट समथिंग ट्रिलियन आपने कलेक्ट किया, इस दफ़ा आपने टारगेट बढ़ा के 13 ट्रिलियन पे ले गए। अच्छा, सही। उसकी पीछे लॉजिक क्या है, उसके पीछे कोई साइंस क्या है या उसके पीछे आपका एनालिसिस क्या है, कुछ भी नहीं है। कोई आपकी पॉलिसी मेकिंग नहीं है, सिर्फ़ ये है कि आपने चूँकि वही आप वाली बात कि आपका पेट इतना बड़ा हो चुका है कि अब आपने कहा कि नहीं अब तो हमें ये इतना कि इतना चाहिए। इतना खर्चा बस चाहिए और आईएमएफ का नाम लगा दिया जी, आईएमएफ अब ये कह रहा है तो हमें करना पड़ेगा। तो ये थोड़ी-सी हमारे यहाँ डिफरेंट चीज़ है मतलब दूसरे के रिफ़ॉर्म्स की जो हम बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ तो रिफ़ॉर्म्स एक वैसे ही मज़ाक बन चुका है ना। रिफ़ॉर्म्स हम सब रिफ़ॉर्म्स देखें क्या होता है कि पूरा आपने स्ट्रक्चरल एक चेंजेज़ लेके आनी है ना, फिर आपने देखना है उसकी उसकी बेस पे आपने एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनानी है, उसको हम रिफ़ॉर्म्स कहते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि वो छोटे-छोटे जो लूप होल्स हैं, उसको शॉर्ट टर्म जो है वो आपने प्लग इन करने के लिए कोई मेजर ले लिया और आपने कहा जी बस ये टैक्स रेट बढ़ा दिया जी, ये हमारी पॉलिसी है और ये हमने अब टैक्स टैक्स से जो हमारी कलेक्शन है ज़्यादा हो जाएगी। सही। तो ये बेसिकली रिफ़ॉर्म्स अब जिस भी चीज़ में आप देखें रिफ़ॉर्म्स बहुत हो रहा है। लेकिन इन रियल टर्म्स अभी रिफ़ॉर्म्स पाकिस्तान में कहीं भी नहीं हो रहा है, आई एम सॉरी टू से। सही। अच्छा देखिए, मैं एक और चीज़ है जो एक इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव है टैक्सों का, वो आपके सामने, जैसे आपने बात की कि टैक्स रेवेन्यू मुकर्रर का एक टारगेट बना लिया जाता है या बजट में बता दिया जाता है, भई इतना हमने इकट्ठा करना है। जैसे आपने बताया 9.3 ट्रिलियन, 9 लास्ट अरब से ज़्यादा टैक्स इकट्ठा करना है। टोटल जो गवर्नमेंट ने रेवेन्यू इकट्ठा किया, बिल्कुल, तो लास्ट ईयर किया था। हाँ, टोटल इनकम जो अपनी जी, सही। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो इस साल का जो टारगेट जो जून 25 में ख़त्म करने वाले हैं साल 13 खरब है, 13 खरब है। अच्छा, उसमें देखिए ना, एक चीज़ हमें हमें ये भी बताया जा रहा है कि इकोनॉमी जो है आपकी मंदे में है। ठीक है ना? अच्छा, ग्रोथ रेट जो है वो अभी जो एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट है, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर जो ये जिसमें हम चल अभी दाखिल नहीं हुए, उसका कोई 2 पॉइंट कुछ होगा। ठीक है ना? बिल्कुल और तो सही। जब ये सूरत-ए-हाल है तो वो 9 खरब के बजाय 13 खरब टारगेट रख देना, ये क्या कैसी तुक है? आपका ग्रोथ रेट जो है जीडीपी चलें उसको रहने दें। ग्रोथ रेट आपका जो जा रहा है 2 पॉइंट समथिंग है, बल्कि इससे कम था पिछला साल का ना। बिल्कुल अच्छा, ये वो फिगर्स हैं, चलिए हम इन पे बार कर लेते हैं, अगरचे करना नहीं चाहिए ना। तो ये ना, बहुत मिसलीडिंग फिगर है। ये तुक कैसे बनती है कि भई आप कैसे रख देते हैं 9 के बजाय, 9 खरब के बजाय आप 13 खरब का टैक्स इकट्ठा करना चाहते हैं, या 13 खरब खर्च करना चाहते हैं, गवर्नमेंट स्पेंडिंग इनफैक्ट, क्योंकि उसमें और चीज़ें भी आ जाएँगी ना। बिल्कुल सर। टोटल रेवेन्यू जो इकट्ठा होगा वो अलहदा है। लेकिन बहरहाल 13 खरब आपने कैसे रख लिया, इकोनॉमी आपकी नीचे जा रही है अभी ना। बिल्कुल है। आपका 6-7% चले ग्रोथ में, अगरचे ये भी गलत होगा मैं तो समझता, तो ये कैसे मुमकिन है? ज़रा एक इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव भी सामने हमारे होना चाहिए। ये आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की और बड़ा आजकल का जो मतलब एक इश्यू है वो आपने शेयर दिया है कि जी फिगर्स कैसे अभी आपने तो कलेक्शन की हमें बात बता दी ना कि कलेक्शन वो कर सकेगी गवर्नमेंट ने इतना जी, टारगेट रख लिया है। अभी जो एफबीआर ने अपनी उनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ये जो जुलाई 24 से लेके जनवरी 25 तक का कलेक्शन का एनालिसिस है, उसमें बड़ी ज़बरदस्त बात लिखी हुई है, मैं आपको अपने आपके व्यूअर्स को भी बताना चाहूँगा। उन्होंने पहले तो कलेक्शन बता दी जी हमने जनवरी में जो कलेक्शन की है वो मतलब इस साल की सबसे ज़्यादा मतलब डबल डिजिट उसमें ग्रोथ आई है 10% उन्होंने बता दिया जी हमारी ग्रोथ आई है। फिर उन्होंने कहा जी हमारी परफॉर्मेंस बड़ी ज़बरदस्त है।
अब हम और आप तो बात करें ना इकोनॉमी हमारी किस तरफ जा रही है, मतलब वो तो डेफ़िनेटली डिटेरियोरेशन का शिकार है। लेकिन यहाँ पे इनका एक पैराग्राफ बड़ा पढ़ने वाला है जो मैं पढ़ के सुनाऊँगा और आप तो उस पे मेरे ख़्याल है आप भी आपके व्यूअर्स भी एन्जॉय करेंगे। The improved revenue performance is a reflection of growing economic activities in the country despite facing the challenge of second wave of COVID-19। ये एफबीआर की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर इस वक्त ये स्टेटमेंट पड़ी हुई है कि ये उन्होंने अपने 7 महीने की कारकर्दगी ये दिखाने के बाद ये चीज़ लिखी है। अच्छा, अब आप मुझे बताएँ मतलब पूरी दुनिया में कौन-सा ऐसा इदारा होगा, कौन-सा ऐसी ऑर्गनाइज़ेशन होगी, कौन-सा ऐसा इंस्टीट्यूशन होगा, जिसने अपनी परफ़ॉर्मेंस को इतना हाइलाइट करने के लिए सेकंड वेव ऑफ कोविड-19 का ज़िक्र किया? सही। क्या आपने लॉकडाउन्स किए इसके अंदर? क्या आपने जो है वो बिज़नेस टाइमिंग्स रिड्यूस की, कोई आपने रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज़ की जिस तरह आप कोविड 19 की फ़ेज़ चलें वेव 1 से ही बात कर लेते हैं। क्या आपने लोगों की जो ये इनके ऑफ़िशियल्स हैं एफबीआर के ऑफ़िशियल्स इनकी क्या ऑफ़िशियल टाइमिंग्स आपने रिड्यूस की? और ये कम टाइम होने के बावजूद इन्होंने बड़ी अच्छी कलेक्शन की है। तो ये इस तरह की बेतुकी चीज़ें इन्होंने मैं तो बल्कि आपके इस प्रोग्राम के तवज्जुद से ये फाइनेंस मिनिस्टर साहब को भी कहना चाहूँगा कि इस तरह की जब स्टेटमेंट्स आया करें तो इसको बराए मेहरबानी खुद भी पढ़ लिया करें और देख लिया करें कि इसके अंदर और देखिए ये तो कोई खुशामदी टोला होगा जिसने ये स्टेटमेंट लिख के सामने रख दी और वो ऑफिशियली आपकी वेबसाइट के ऊपर भी आ गई है। सही। लेकिन ये पूरी दुनिया में अपना मज़ाक उड़ाने वाली बात है और कुछ भी नहीं है। एक कोट ना बहुत अक्सर मैंने देखी है टैक्सों के बारे में जो कही जाती है ना, ओनली 2 थिंग्स आर सर्टेन इन लाइफ, डेथ एंड टैक्सेस। डेट्स एंड टैक्सेस। अच्छा ये भी है फिर कि वो मतलब जो डेथ से चीज़ें रिलेटेड है उन पे भी टैक्स होता है। बिल्कुल ऐसे ही। ऐसे ही है ना? ये तो जो आदमी मर गया है वो बेचारा तो टैक्स नहीं देगा ना। जो उसकी तजहीज़ व तकफ़ीन या बाकी वो जो भी ज़रूरी चीज़ें समझी जाती हैं, वो करेगा वो फिर भी देगा टैक्स उन पे। बिल्कुल ऐसे ही है। अभी देखिए ना इसमें तो बड़ी एक और इसको मैं थोड़ा-सा एक्सटेंड करूँगा आपकी बात को कि कहा जाता है कि व्हेन यू अर्न मनी यू पे टैक्सेस, हाँ, बिल्कुल। व्हेन यू स्पेंड मनी यू पे टैक्सेस, टैक्सेस। व्हेन यू सेव मनी यू पे टैक्सेस। तो आपने वो मतलब हर तरफ से बंदे को देखिए वो जब बात करता है ना वो डबल टैक्सेशन या मल्टीपल टैक्सेशन तो वो बिल्कुल प्रैक्टिकली हो रहा है। सही है, कि मतलब आप हर चीज़ आप आपने टैक्स काट लिया ना, उस एक बंदा है सैलरीड इंडिविजुअल है, सही। उसको आपने सैलरी दी, आपने उसमें से टैक्स काट के गवर्नमेंट को जमा करवा दिया, अब उसके बाद उसके ऊपर क्या टैक्सेशन होनी चाहिए? अब उसने थोड़ी-सी जो उसकी सेविंग थी उसने बैंक में रख दी, आपने उसे प्रॉफिट दिया, उस पे टैक्स काट लिया। बिल्कुल। उसने कोई किसी स्टॉक मार्केट वगैरह में इन्वेस्ट कर लिया, आपने उसके ऊपर एक तो ये जो प्रॉफिट मिल रहा है उसके ऊपर टैक्स काट लिया, फिर उसको जो कैपिटल गेन हुआ उसके ऊपर आप टैक्स काट लिया, ठीक है? फिर वो जगह-जगह जाता है, स्पेंडिंग अपनी करता है, आपने उसके ऊपर टैक्स इम्पोज़ कर दिया। तो ये बिल्कुल आपकी बात सही है कि वो डेथ एंड टैक्सेस यही सर्टेन बेरोज़ है ना? बिल्कुल ऐसे अच्छा ये जो आपने बात की ना एक और जो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है वो कहा कहते हैं कि ए फाइन इज़ ए टैक्स। ए फाइन इज़ ए टैक्स फॉर डूइंग समथिंग रॉन्ग। कि जब आपको जुर्माना किया जाता है तो इसका मतलब कोई आपने गलत चीज़ की है। एग्ज़ैक्टली अच्छा इसके और इसके उलट भी है ना फिर ए टैक्स इज़ ए फाइन फॉर डूइंग समथिंग राइट। कि आपने मेहनत फाइन की, आपने दौलत तख्लीक की और फिर उसके बदले में भी क्या होगा? आपको जुर्माना देना पड़ेगा और जुर्माना क्या है वो यानी टैक्स की सूरत वो टैक्स की सूरत में में ही है। है, बिल्कुल ऐसा ही है। सवाल ये कि टैक्स का बुनियादी तसव्वुर जब मैं इसे कहता हूँ स्टेट इकोनॉमिस्ट जो कहिए स्टेट इकोनॉमिक्स हमारे यहाँ बिल्कुल अलहदा हो चुकी है। बिल्कुल ऐसे जो दौलत तख्लीक करने की साइंस है वो सिविल इकोनॉमिक्स है असल में। जो लोग कर रहे हैं दौलत तख्लीक हुकूमत तो नहीं कर रही है, हुकूमत तो खर्च कर रही है उस दौलत को। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसमें समझे कि एक जो हुकूमत का तो जो करने का काम है कि भई आप एक ऐसी कंड्यूसिव और प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट दें लोगों को एग्ज़ैक्ट कि कोई उन्हें नुकसान ना पहुंचा सके, तो वो काम कर रहे हैं अपने आराम से वो काम करें। लेकिन है नहीं ऐसा बहरहाल। बिल्कुल अच्छा ऐसे ही। हम आते हैं थोड़ा सा एक ना बहुत ही बुनियादी चीज़ जो आपने लेफर कर्व का ज़िक्र किया था, तो वो आर्थर लेफर हैं, इकोनॉमिस्ट इनके नाम पे वो है। और ये सिर्फ टैक्सों के मामले में नहीं है कि आप टैक्स का रेट बढ़ाते जाएँगे तो आपका जो टोटल कलेक्शन ऑफ टैक्सेस है, उसका वॉल्यूम कम होता जाएगा। बिल्कुल सही। ये हर चीज़ में है। जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स है, वो बिल्कुल यही है और तकरीबन हर चीज़ में ज़िंदगी की हम यही देखते हैं कि एक चीज़ को आप बढ़ाते जाएँ तो वो एक सिता तक जाके बिल्कुल आपको रिटर्न देगी उसके बाद हाँ, रिटर्न्स देगी और उसके बाद वो फिर नीचे आना नेगेटिव शुरू होगी। साइड पे आना शुरू तो ये एक वो थ्रेशोल्ड हमें मिल जाता है यहाँ से कि भैया आप किसी टैक्स को कितना बढ़ा सकते जितना बढ़ा हैं। और सकते फिर वो बात भी कि अगर आपका ग्रोथ रेट 2 मतलब 2 पॉइंट समथिंग जा रहा है, तो आप उसमें टैक्सों में कैसे इज़ाफ़ा कैसे ज़्यादा मुझे तो ये बात बिल्कुल सही। देखिए ना जब आप जीडीपी आपकी बेसिकली क्या है आपकी नेशनल इनकम ही है। जी, बिल्कुल है। लोगों की इनकम होगी, उसके बाद उसकी जीडीपी बनेगी, नेशनल इनकम होगी, उसके ऊपर टैक्स पे करेंगे तो उसके बाद वो टैक्स टू जीडीपी वाला फ़ॉर्मूला होगा ना। जी, बिल्कुल। आपकी यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ बंद होती जा रही हैं। आपकी जो इ इवन फॉरेन इन्वेस्टर्स थे वो भी
कुछ सही। जा चुके हैं, कुछ जाने की तैयारी में हैं। बिल्कुल, तो आप किस तरह कह रहे हैं कि आपकी इकोनॉमी रिवाइव कर रही है या आपकी इकोनॉमी अब वो सस्टेनेबल पोज़ीशन में आ गई है या आपकी इकोनॉमी ग्रोथ की तरफ अब जा रही है? तो ये तो सिर्फ़ मतलब ठीक है, एक दीवाने का ख़्वाब ज़रूर है और वो बातें मनगढ़ंत बातें ज़रूर हैं, जी, जी। लेकिन प्रैक्टिकली ये ऐसा नहीं है। और दूसरा देखिए ना ईज़ ऑफ अभी आपने जो बात की थी कि मतलब एक ऐसा एनवायरनमेंट देना चाहिए कि लोग आएँ और उसके बाद वो बिज़नेस भी करें, एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो जहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो सब कुछ। बिल्कुल, अभी ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस की आपको बात बताऊँ, वर्ल्ड बैंक ने जो 2020 में लास्ट रिपोर्ट पब्लिश की थी उसमें पाकिस्तान की रैंकिंग 108 है, आउट ऑफ 190 कंट्रीज़, ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस में। ठीक। 108 आउट 100 ऑफ पे भी पीछे ही हैं। हाँ जी, बिल्कुल। तो मतलब आप ये देखें कि आप ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस पे क्या कर रहे हैं और इंडिया की उसी रिपोर्ट के अंदर 63rd नंबर पे उसकी रैंकिंग है। जी। तो आपने तो मतलब जगह-जगह पे और ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस है क्या बेसिकली वो टैक्सेस की वजह से, वो उसी रिपोर्ट में जो उन्होंने और भी बहुत से फैक्टर्स लिखे हुए हैं, लेकिन एक बहुत मेजर फैक्टर जो लिखा है वो उन्होंने रेड टेप ब्यूरोक्रेसी को वहाँ पे बहुत हाइलाइट किया कि इसकी वजह से आपकी जो ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस की रैंकिंग है वो डिटेरियोरेशन की तरफ है, वो लोअर साइड वो है। आर्थर लेफ़र की बात की तो प्राइम इंस्टीट्यूट ने मेरा ख़्याल है शायद 2 साल हो गए हैं या 3 साल हो गए हैं, जो एक इनका एक एनुअल फ़ीचर है और वो है प्रॉस्पेरिटी फ़ोरम। पाकिस्तान प्रॉस्पेरिटी फ़ोरम होता है, तो उसमें इनवाइट किया था आर्थर लेफ़र को, वो अमेरिका से आए थे और उन्होंने एक लेक्चर दिया था सही। उस प्रॉस्पेरिटी फ़ोरम में। वैसे उसमें जो बड़ी बुनियादी बात उन्होंने की थी ना, उन्होंने कहा कि टैक्स इज़ बेसिकली ए डिसइंसेंटिव। डिसइंसेंटिव। इंसेंटिव नहीं है, बिल्कुल सही है। तरगीब नहीं है, ये आपको किसी भी तरह राज़ी नहीं करता है कि आप टैक्स दें, ये एक डिसइंसेंटिव है। देखिए ना, और ये कॉमन सेंस की बात है और मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को, हमारे यहाँ सब लोग हैं जो अपनी मेहनत कर रहे हैं, कमा रहे हैं ना, अच्छा उनसे अगर कोई टैक्स माँगने जाए किसी चीज़ पे, चीज़ों का तो उन्हें नहीं पता, जो चीज़ें खरीद रहे हैं ना, उस पे कितना टैक्स दे रहे हैं उन्हें नहीं पता है। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन अदरवाइज़ उनसे कोई टैक्स माँगने आ जाए तो वो बिल्कुल उनका सवाल है, तो भई किस चीज़ का टैक्स? बिल्कुल ऐसे ही। देखिए ना, मेहनत आप खुद कर रहे हैं, हर चीज़ आप खुद कर रहे हैं और उसमें कमा रहे हैं, अपनी ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं। बिल्कुल तो सही। ये किस चीज़ का टैक्स लेने आ गए? बिल तो ये डिसइंसेंटिव है बुनियादी तौर पे ना, और जब आपको पता हो कि आपने फ़र्ज़ करें ₹100 एक दिन मेहनत करके ₹100 कमाए और उसमें से ₹20 हुकूमत ने ले लेने हैं, बिल्कुल तो आपका इंसेंटिव ख़त्म हो जाएगा वो मेहनत करके कमाने का। कमाने का खत्म हो जाएगा, ठीक है ना? सही है और वो एक ट्रस्ट डेफिसिट देखें ना आपने क्रिएट कर लिया है ना। एक तो ये कि लोग वो टैक्स वैसे ही नहीं देना चाहते, दूसरा जब मतलब आम हालात में भी टैक्स देने पे पूरी दुनिया में कोई बंदा खुश नहीं होता कि खुशी के साथ वो टैक्स दे दे। बिल्कुल भी नहीं। लेकिन ये कि पाकिस्तान में हमारे यहाँ सबसे बड़ा जो इस वक़्त एक अलमिया है, वो ये है कि वैसे ही उसकी जो आगे यूटिलाइज़ेशन है, सही। वो इस तरह की है कि वो ट्रस्ट डेफिसिट ही आपका हो रहा है ना। आप कहते हैं मैं किस चीज़ का टैक्स दूँ? मेरा टैक्स तो गलत जगहों पे इस्तेमाल हो जाना है। हाँ, ये भी है। जी, जी, बिल्कुल। और दूसरा ये कि वो कहते हैं अब जिस तरह यहाँ पे अब फाइलर, नॉन फाइलर का आपने कॉन्सेप्ट मतलब गवर्नमेंट ने दिया हुआ है। अब बहुत से लोग हैं जिनसे मेरी पर्सनली भी बात हुई तो वो कहते हैं जी हम टैक्स नेट से बाहर ही ठीक है। हम जी। एक दफ़ा टैक्स नेट में आ गए हम हमें मंज़ूर है कि हम जनाब ज़्यादा ज़्यादा रेट पे टैक्स पे करते रहें सही। क्योंकि उसके ऊपर टैक्सेशन ज़्यादा है ना जो नॉन फाइलर्स हैं। हम कैश इकोनॉमी पे डिपेंडेंसी हमें मंज़ूर है। हुँ। लेकिन ये कि हम टैक्स नेट में नहीं आएँगे क्योंकि एक दफ़ा हमने रिटर्न फाइल की, हमें एक तो सबसे पहले इनका क्या होता है कि आप 1 साल की रिटर्न फाइल करते हो तो पिछले 4 साल का नोटिस आ जाता है आपको। देखिए आप पिछले 4 साल की रिटर्न भी फाइल करें। भई मैंने आज से अपने आप को राज़ी किया है कि मैं आज से अपनी रिटर्न फाइल करूँ। शुक्र करें। शुक्र कर आप वे फॉरवर्ड देखें, बिल्कुल। आप अब पीछे मुझे ऑडिट ट्रेल मेरी शुरू हो गई जी, ये प्रॉपर्टी कहाँ से है, ये इनकम कहाँ से है, ये केस कैसे मतलब आज से तो आप कम से कम मुझे बर्दाश्त करें ना। तो ये चीज़ बेसिकली जो है ना वो है नहीं, अच्छा ये है भी वही कि पनिश किया जाता है। तनिष्क की आप टैक्स दे रहे हैं, अच्छा हम आपको नहीं छोड़ेंगे आप ना। नहीं छोड़े। तो ये वही बात है कि जिस तरह का जो आदमी कोई सही काम कर रहा होता है ना, तो उसको पनिश किया जाता है क्योंकि बाकी सही काम नहीं कर रहे होते। तो बिल्कुल, उसी पे काम का बोझ डाल दिया जाता है। तो जो टैक्स दे रहा है उसी पे आप टैक्स का बोझ डालते जाएँ, जैसे सैलरीड क्लास के साथ हो रहा है। अभी भी उनका सबसे ज़्यादा, जो मैं अभी की कोई फिगर्स से देख रहा था, जिसमें जो टोटल वॉल्यूम ऑफ टैक्सेस जो गवर्नमेंट की जिस इनकम हो रही है टैक्सों से, बिल्कुल उसमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज मेरे ख्याल सैलरीड क्लास की। सैलरी और सैलरी, और अभी आया है कि सैलरीड क्लास पर ही टैक्स बढ़ाए जाएँ। बढ़ाए जाएँगे। ये अभी आपकी बात बिल्कुल सही है। ये भी इसके ऊपर कुछ डिस्कशंस हो रही हैं इंटरनली अभी ज़ाहिर-सी बात है उसको डिस्क्लोज़ तो उस तरह नहीं कर रहे जब तक सही। फुल्ली डॉक्यूमेंट नहीं आ जाता। लेकिन इसके ऊपर वो कह ये रहे हैं कि ये हमें करना पड़ेगा। तो आप देखें ना लास्ट ईयर भी आपने एक वो सरचार्ज लगा दिया। मतलब टैक्स के ऊपर एक और टैक्स लगा दिया कि ये अगर आपकी एनुअल इनकम 10 मिलियन से ज़्यादा है तो अब जी। आपको जो टैक्स आपने पे करना है रूटीन में उसका और भी परसेंटेज आपने हमें 10% मज़ीद भी देना है। सही है। कि आप इनकम चूँकि ज़्यादा अर्न कर रहे हैं, तो आपके ऊपर ये पेनल्टी है कि आपने जो है वो इनकम ज़्यादा क्यों अर्न की।
तो सैलरी क्लास वो तो खैर सबके ऊपर अक्रॉस द बोर्ड है कि आप सैलरीड हैं या आप बिज़नेस इंडिविजुअल हैं कि 10 मिलियन से अगर ज़्यादा है। लेकिन आजकल के दौर में देखिए 10 मिलियन कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। मतलब अब पहले तो सिर्फ़ होता था ना जो ऊपर सी सुइट एग्ज़ीक्यूटिव्स हैं, अगर इंडस्ट्री में आप चले जाएँ तो जी। बहुत बड़े, इवन अब सरकारी इदारों में भी ऐसे कुछ लोग मौजूद हैं जिनकी एनुअल इनकम 10 मिलियन से एक्सीड कर जाती है। बिल्कुल, तो उसको आप पेनलाइज़ कर रहे हैं एक तरह से कि जी आपने अब क्योंकि ज़्यादा कमाया है, तो अब आप हमें टैक्स भी दें और उसके ऊपर सरचार्ज भी दें। सही है। अच्छा, जो आपने वही बात की थी ना कि कोई भी खुश तो नहीं होता ना टैक्स देते वाला। सही है, तो इसके बारे में भी ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि भई जो जो लोग मतलब टैक्सों से नाखुश होते हैं ना, उनकी 2 किस्में हैं। सही है। और वो 2 किस्में कौन-सी हैं? एक औरत है और दूसरे मर्द हैं। वेरी वेल सेड। अच्छा, तो आर्थर लैफर की जो मैं बात कर रहा था ना कि टैक्स ही बुनियादी तौर पर एक डिसइंसेंटिव है, यानी तरगीब नहीं है टैक्स की, बल्कि उसके उलट होता है ये, बिल्कुल ना। बिल्कुल सही है। एक इंसेंटिव तो होता है ना कि आपको राग़िब करता है किसी चीज़ की तरफ, डिसइंसेंटिव ये है कि आपको उससे हटाता है। हटा देता है, बिल्कुल आप आपको उससे समझे एक तरह से क्या कहना चाहिए इसके लिए जो प्रॉपर वर्ड, एक तरह वैसे तो वो बनता है रिपेल करता है, दफ़ा करता है आपको ना कि उससे उससे दूर कर देता है। बिल्कुल, अच्छा, फिर वो आगे जो आर्थर लैफर बात करता है वो है कि भई फिर जो लोगों को प्रोटेक्टिव फंक्शन जो है, लोगों को तहफ़्फ़ुज़ जो देना है उनको जान-ओ-माल का, बिल्कुल, और जो बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ देना है, उसके लिए कुछ न कुछ तो गवर्नमेंट को चाहिए वैल्यू, को टैक्स मतलब टैक्सेस चाहिए, कुछ आमदनी होनी चाहिए बिल्कुल प्लस की। वो कहता है कि अगर टैक्स बुनियादी तौर पर एक डिसइंसेंटिव है, तो फिर इससे ये नतीजा निकलता है कि अगर टैक्स लेना ही है, तो बहुत कम रेट होना कम चाहिए, रेट होना लो चाहिए। रेट। बिल्कुल होना लो टैक्सेस की जो बात है, ये इतनी बड़ी बात है ना, बिल्कुल ऐसे और ही, कि लोगों को पता भी नहीं चलेगा, माइंड भी नहीं करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन इसके साथ ये नहीं, टैक्स उस लो रेट्स भी लोग माइंड कर सकते हैं और करेंगे और करते हैं। बिल्कुल सही है, अगर उसके बदले उन्हें जो सर्विसेज़ मिल रही हैं वो नज़र ना आ रही हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। और उन्हें नज़र आ रहा हो कि क्या, और पाकिस्तान में टैक्सों के साथ जो कुछ होता है, वो आपके सामने ही है। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है ना? अभी देखिए सेल्स टैक्स का हमने रेट जो अभी करंटली रखा हुआ है 18% है। मतलब आप कोई भी चीज़ खरीदने जाएँ आपको 18% पे करना पड़ेगा। अब इतना हाई रेट पूरी दुनिया में कहाँ पे? अब आप सही। और हम तो कहते हैं कि इसको आप बिल्कुल लो मतलब सिंगल डिजिट में लेके आएँ, ग्रेजुअली चले लेके आएँ ना। बजाए इसके कि आप बढ़ाते हैं, आपको याद होगा 15% था, फिर हमने 16 किया, 17 किया, 18 और पिछले साल था कि इसको 19 करना है। हाँ, पहले ये 20 का है। बिल्कुल 19 की बात हो रही थी, लेकिन ये कि चलें थैंक्स गॉड के अल्टीमेटली उन्होंने इसको किया नहीं, छेड़ा नहीं। सही। लेकिन ये कि हम चाह रहे हैं कि इसको कम से कम हाफ़ आप नीचे लेके आएँ, 9% पे लेके आएँ। और उसमें देखिए इतने कॉम्प्लिकेशंस इन्होंने रखे हुए हैं सेल्स टैक्स के अंदर भी, इनपुट-आउटपुट एडजस्टमेंट का जो कॉन्सेप्ट इन्होंने रख दिया है, आप उसको देखें ना कम रेट रखेंगे, आपको उसकी भी ज़रूरत नहीं है। जी। आप कोई आउटपुट एडजस्टमेंट ना करें, हर स्टेज के ऊपर सेल्स टैक्स अगर पन 5-5% ऐड भी होता रहे, तो उसका वो इम्पैक्ट नहीं आएगा जो एट वन्स आप 18% ले लेते हैं। बिल्कुल सही। कम रेट के ऊपर आप वही बात है कि अपना रेवेन्यू भी ज़्यादा कलेक्ट कर सकते हैं, अपनी जो टैक्स बेस है उसको भी आप ब्रॉड कर सकते हैं और आपके प्रेडिक्टेबल टैक्सेस हो सकते हैं और रियलिस्टिक टैक्सेस हो सकते हैं और लोगों पे बर्डन भी नहीं आ सकता। बिल्कुल सही है। अच्छा, ये जो बात है अभी, मैंने मुझे कोई किसी शख्स ने जो वाटर डिस्पेंसर होता है, कंपनी का खरीदा, सही है, और मुझे उन्होंने दिखाया, और उसकी जो पैकिंग है ना, कंपनी ने लिख दिया। देखिए ना, कंपनी ने तो नहीं कंपनी तो अपने आप को उसमें से निकालेगी ना कि भाई हमने इतनी कीमत नहीं की बढ़ाई इसकी ना। बिल्कुल अच्छा, ऐसा उस पे था कि 32 समथिंग उसकी टोटल प्राइस, हाँ, 32,500 ये प्राइस थी उस सही, डिस्पेंसर की। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, उसके आगे उन्होंने लिखा हुआ था सेल्स टैक्स, और वो 5,000 कोई 600 समथिंग था। अब आप एक डिस्पेंसर पे तकरीबन 6,000 रुपए गवर्नमेंट टैक्स ले रही है, बिल्कुल ऐसा ही है, और टोटल प्राइस जाके उसकी बन रही थी 38,500 रुपीज़। बिल्कुल ऐसे ही है, तो ये जिसको भी दिखाया जाएगा उसकी तो आँखें खुल जाएँगी, बिल्कुल ऐसे है। और उससे पता चल जाएगा कि ये हुकूमत कर क्या रही है। कर क्या रही है, जी। बिल्कुल सही है। अब देखें तो आप ये ग्रोसरी करने जाते हैं, ये डिस्पेंसर तो चले आपने वो उस क्लास की बात की ना कि किसी के पास नहीं है, जी। तब भी गुज़ारा हो जाए, कोई ऐसी ग्रोसरी की बात आइटम बात नहीं नहीं है कर रहे। तेरी समझ ली। बिल्कुल, अब आप देखिए कैश एंड कैरी पे चले जाते हैं, तो वो आप जब बिल देखते हैं, तो बिल के बाद आपका सेल्स टैक्स पे जब नज़र पड़ती है, जी। तो वहाँ पे आपका जो पारा चढ़ता है कि ये मैं कर क्या बैठा हूँ कि मतलब मैंने 20,000 की ग्रोसरी खरीदी है और 3-4,000 5,000 इस पे जी, बिल्कुल और सही। सेल्स टैक्स दे रहा हूँ। हाँ जी। तो ये मतलब ऐसा इन्होंने वो विशेष सर्कल के अंदर हमें टैक्स के मामले में घुमा दिया है कि अब हम मतलब हम तो देखें वो उसके है ना कि जिस तरह को होता है ना कोई चीज़ कि अब आपके ना उगलने की है ना निगलने की, आप उसके बगैर आप सर्वाइव भी नहीं कर सकते सही, हाँ। और आपने मैं फँस गई ना तो ना। हाँ, फंदा फंदा लग गया बिल्कुल। तो ये एक तो मतलब इसका मतलब है हमारे यहाँ तो डबल जेopardy हो गई ना ये कि टैक्स डिसिंसेंटिव है। अच्छा, फिर लो टैक्सेस भी नहीं है।
लेकिन है वो भी कबूल करता है, आर्थर लेफर भी ना, ये आम तौर पे लोग कबूल कर लेंगे, चलें जी, रिजर्व कर लेंगे ना उनको। हमारे यहाँ तो बहुत हाई टैक्सेस है और डिसइंसेंटिव भी। और हाई टैक्सेस तो वैसे ही बहुत बड़ा डिसइंसेंटिव डिसइंसेंटिव बन जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, बहरहाल ये तो था कि चलें इसमें हम कुछ और चीज़ें भी हैं। एक तो विज़न पे हमने ख़ास तौर पे बात कर ली। अच्छा, इसमें एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि जो टैक्स पेयर्स अलायंस है, तो वो उन्होंने एक बिल ऑफ टैक्स पेयर्स बिल ऑफ राइट्स भी बनाया हुआ है। कोई 50 पॉइंट्स में शामिल है। अगर चाहिए मैं समझता हूँ कि वो कम होने चाहिए, लेकिन ये अभी इस पे जो प्राइम इंस्टीट्यूट की वेबसाइट है वहाँ ये ड्राफ्ट के तौर पे मौजूद है। तो अभी ये ड्राफ्ट है, अभी फाइनल नहीं हुए ये पॉइंट्स। ऐसा ही है ना जी? बिल्कुल ऐसे ही है। तो उसके ऊपर यही इलैबोरेटिव हमने एक बना दिया है कि वो उसमें सारे पॉइंट्स जितने भी ना ऑल कंक्लूसिव एक जी, जी। इंक्लूसिव चीज़ है ना, उसमें ये है कि फिर फर्दर जब बंदा बैठता है, देखिए टैक्स पेयर जब खुद बैठेंगे, इसको डिस्कस करेंगे, तो उसमें से बहुत से पॉइंट्स ऐसे होंगे जो हो सकता है ओवरलैपिंग कहीं पे हो रही है, सही है। हो सकता है थोड़ी-सी कुछ पॉइंट्स के ऊपर कन्फ्यूजन है। तो हम लोग तो मतलब चाह रहे हैं कि एक सिंपल डॉक्यूमेंट हो जो गवर्नमेंट के पास जब जाए तो वो देखें 50 पॉइंट्स का जब ज़हन में आता है ना, तो उनके पास भी जब जाएगा 50 पॉइंट्स तो वो कोई नहीं पढ़ेगा। जब उनको पता होगा ना कि 4-5 बेसिक के पॉइंट्स हैं, 8-10 बेसिक पॉइंट्स हैं और ऐसे पॉइंट्स हैं जो मतलब तमाम टैक्स पेयर्स की डिमांड है और ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि ग्लोबली एक्सेप्टेबल जो प्रिंसिपल्स हैं, प्रैक्टिसेस हैं, उन पे बेस करते हैं। तो डेफिनिटली वो इसको कंसीडर करेंगे। तो इस पे इंशाल्लाह वर्क होना है।